नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट के बारे में। शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है जो शोल्डर की मेन मसल होती है, रोटेटर कफ, उसका पिंच होना बोनी कैनाल के अंदर। तो बोनी कैनाल क्या होती है, पहले हमें एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। तो ये है ह्यूमन स्केलेटन, ये है कॉलर बोन, ये पीछे है स्कैपुला। स्कैपुला में एक स्पाइन होती है जो आगे चल के एक्रोमियन बनता है और ये कॉलर बोन के साथ ज्वाइन होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ये जो है ये आपका ह्यूमरस बोन है, जो हाथ की मेन बोन है, ये ह्यूमरल हेड है। तो ये बोनी आर्च और ये ह्यूमरस के बीच में रोटेटर कफ मसल आती है, जो अक्सर ओवरहेड एक्टिविटीज करने पे पिंच हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ह्यूमरस और क्लैविकल और एक्रोमियन के बीच में ये लिमिटेड होता है और इसमें मसल के ऊपर एक बरसा भी होता है। तो अगर मसल भी इन्फ्लेम होके सूज जाए और बरसा भी इन्फ्लेम होके सूज जाए तो वो टाइट हो जाता है और फिर फ्रिक्शन होता है एवरी टाइम आप हाथ ऊपर करो तो, और ऐसे ऐसे मसल में घिसावा आने लगता है और पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसे हम एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट कहते हैं, बाहर से दबाव। और इसके साथ पेशेंट आता है शोल्डर में पेन लेके। जब भी शोल्डर मूवमेंट करता है, ओवरहेड एक्टिविटी करता है, तो पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। तो हम हिस्ट्री लेते हैं, पता करते हैं कब से हो रहा है, नाइट पेन्स है कि नहीं। अगर नाइट पेन्स हो तो मसल टेयर होने की भी संभावना होती है क्रॉनिक इरिटेशन के कारण। तो क्लिनिकल टेस्ट हम दो करते हैं इस चीज में। एक है, ये आप देखिए, पेशेंट का स्कैपुला हम पीछे से स्टेबलाइज करते हैं, हाथ को इंटरनली रोटेट करते हैं और फिर इसको ऊपर तक लेते हैं और मसल पिंच होती है बोनी कैनाल में और पेशेंट को पेन होता है। इसे नी टेस्ट कहते हैं। दूसरा हॉकिंस साइन होता है, जिसमें हम शोल्डर को 90 डिग्री ऊपर करते हैं, एल्बो को 90 डिग्री बेंड करते हैं और फिर इंटरनली रोटेट करते हैं। इसमें जो शोल्डर का प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, वो मसल को एक्रोमियन के साथ या स्कैपुला के स्पाइनस प्रोसेस जो आगे जाके एक्रोमियन बनती है उसके बीच में पिंच करता है मसल को। तो ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं अगर इम्पिंजमेंट पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट तो यही है कि पहले जो चीज ये करती है उसे रोकना चाहिए, ओवरहेड एक्टिविटीज कम करनी चाहिए, आइसिंग करनी चाहिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि सूजन कम हो जाए शोल्डर में, और फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं जहां शोल्डर डिप्रेसर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शोल्डर गर्डल मसल्स को रिहैबिलिटेट करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभार अगर प्रोग्रेस लिमिट हो जाए तो सब एक्रोमियन स्पेस में हम एक स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं। एक्सरे अगर करके देखिए तो कभी कभी आपको एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो 3 प्रकार के देखे गए हैं। एक तो होता है फ्लैट, उसमें भी पेशेंट्स को कभी कभी दिक्कत होती है। फिर जो उसकी टिप है वो टर्न होने लगती है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। तो टाइप 2 में और ज़्यादा तकलीफ होती है और टाइप 3 हुक टाइप होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स देखे गए हैं जो पेशेंट्स को हुक टाइप एक्रोमियन होता है। तो कभी कभार हम एमआरआई भी करते हैं देखने को कि एग्जैक्ट डैमेज कितना है, अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को। तो अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टेरॉयड इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी और हुक्ड एक्रोमियन है, एक्रोमियन प्रोसेस प्रोमिनेंट है एंड दैट इज अ कॉज फॉर इम्पिंजमेंट, तो हम आर्थ्रोस्कोप डाल के नीचे का हिस्सा उसका शेव कर सकते हैं ताकि वो कैनाल थोड़ा वाइड हो जाए और इम्पिंजमेंट बंद हो जाए बिफोर द मसल टेयर्स और मेजर प्रॉब्लम आ जाए। कभी कभार क्लैविकल और एक्रोमियन के बीच में आर्थराइटिस होने के कारण बोनी स्पर्स आते हैं, वो भी हम शेव कर सकते हैं। कभी कभार पेशेंट आते लेट हैं और टेयर हो जाता है, इनकम्प्लीट टेयर का तो इंजेक्शंस और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, कंप्लीट टेयर होए तो ऑपरेशन करना पड़ता है, उसका हम अलग एपिसोड करेंगे। तो दूसरी एक चीज देखी गई है जिसे इंटरनल इम्पिंजमेंट कहते हैं। इसे कहते हैं GRID, ग्लिनोह्यूमरल। ग्लिनोह्यूमरल मतलब शोल्डर जॉइंट इंटरनल रोटेशन डेफिसिट।
ये देखा गया है जो प्लेयर्स पिच करते हैं बॉल को, जैसे बेसबॉल प्लेयर्स हो गए, क्रिकेट खेलने वाले फास्ट बॉलर्स हो गए, तो इनमें जब इन लोग ये एक्शन करते हैं हाइपर एक्सटेंशन शोल्डर का, तो काफी डैमेज होता है शोल्डर के अंदर रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण, जहां इनका सुपीरियर लेब्रम भी फट सकता है, बाइसेप्स टेंडन भी एट्रिशन हो सकता है, और इनका पोस्टीरियर कैप्सूल आहिस्ते आहिस्ते टाइट और थिक हो जाता है, और इनको फाइनली अगर आप देखें तो इंटरनल रोटेशन डेफिसिट हो जाता है। एक्सटर्नल रोटेशन नॉर्मल होता है या थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरनल रोटेशन 20 डिग्री से कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। तो इसमें भी मसल टेयर हो सकता है, और इसमें जो रोटेटर कफ का टेयर होता है वो अंदर की तरफ से होता है जहां पिंच हो रहा है टेंडन, और पहले जो हमने बताया उसमें रोटेटर कफ टेयर ऊपर से एक्रोमियन पिंच होने के कारण होता है, तो वो ऊपर से टेयर होता है सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट में। तो इसका भी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है, हीट, NSAIDs, पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेचिंग, स्टेरॉइड इंजेक्शंस, कभी कभी अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस भी दे सकते हैं और रिहैबिलिटेट करते हैं। अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम MRI करके देखते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अंडर सरफेस टेयर है, स्लैप टेयर है, लेब्रम सेपरेट हो गया है ग्लेनॉइड का ऊपर 12 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock पोजीशन में, और बाइसेप्स टेंडन एट्रिशन या फट गया है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन को ये ज़्यादा डैमेज होता है उनमें फिर ऑपरेशन के बावजूद वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में यूजुअली नहीं जा पाते। थोड़े जन जा पाते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं जा पाते। तो ये अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो ये एक बहुत डेबिलिटेटिंग कंडीशन है और इससे कंप्लीट टेयर हो सकता है रोटेटर कफ का, जिसके कारण हमें ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन डाल के उसको स्टिच करना पड़ता है वापस। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।